सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे कि वो है परिचर्चा जारी रखते हुए विगत वर्ष की जो परीक्षाएं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हो या अन्य प्रदेश के लोक सेवा द्वारा या किसी भी जो है संस्थान द्वारा जो है कृषि से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आपको हल कराऊंगा। आप इससे अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है। धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है। क्या है? 100 kg नाइट्रोजन प्लस 60 kg P2O5 प्लस 40 kg K2O। ठीक, ये क्वेश्चन ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है 120 kg जो है नाइट्रोजन प्लस 60 kg P2O5 प्लस 40 kg K2O। ठीक, सी ऑप्शन 150 kg नाइट्रोजन प्लस 60 kg P2O5 प्लस 40 kg K2O। ठीक है, K2O। डी क्या कह रहा है? 180 kg नाइट्रोजन प्लस 80 kg P2O5 प्लस 60 kg K2। ठीक है, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल की उर्वरक की मांग जो है वो आपका ऑप्शन सही होगा बी। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास और जो है 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। फिर कह रहा है सेलिंग। देखिए सेलिंग टेस्लिंग ये बार बार पूछ रहा है। सेलिंग का संबंध किस फसल से है? ठीक है, ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी मक्का, डी बाजरा। ठीक है, सेलिंग और टेस्लिंग जो है दो चीज होते हैं। सेलिंग तो अलग चीज है, टेस्लिंग अलग है। टेस्लिंग सेलिंग मतलब वो होता है कि जो उसमें दाने का परसेंटेज जो होता है उसको कहते हैं। तो ये मक्का का है, सेलिंग का संबंध जो है मक्का से है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचक फसल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सूचक फसल है। तो ये सूचक फसल जो है मक्का, बी सरसों, सी आपका जो है गेहूं, डी आपका जो है वो चना है। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सूचक फसल है। सूचक फसल वो होती है जो किसी तत्व की कमी को दर्शाती हैं कि इसमें इस तत्व की कमी है। तो यहाँ पर जो सूचक फसल होगा वो होगा आपका मक्का। इसमें जो है मक्का जो है सूचक फसल है। ठीक है, हम यहाँ जो है संक्षिप्त में बताते चल रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है प्रश्न उपलब्ध कराना है, तो इसलिए जो है ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे। धान, देखिए धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से लगता है। ऑप्शन ए बोरेक्स, बी कॉपर सल्फेट, सी जिंक सल्फेट, डी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से लगता है। तो बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, जिंक दिया है, तो आपका ऑप्शन सही होगा सी जिंक सल्फेट की कमी से लगता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, प्रश्न कह रहा है इन फसलों में सबसे अधिक सघनता किसकी होती है। ऑप्शन ए गेहूं, बी हो गया आपका मक्का, सी आपका धान, डी आपका ज्वार। ठीक है, इन फसलों में से सबसे अधिक सघनता किसकी होती है। तो होगी धान की। धान की फसल सघनता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं 306, ऑप्शन बी गन्ना सीओ 1148, ऑप्शन सी जो है जौ ज्योति, ऑप्शन डी जो है चना। क्या होगा? चना HD 2285। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चना ना है, ये गेहूं की प्रजाति है। आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चना HD 2285 नहीं, ये गेहूं की प्रजाति है। पछेती प्रजाति गेहूं की HD 2285 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिर आ गया। धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है? धान की खेत में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। गोबर गैस से, धान की खेत से, जहाँ पशु होते हैं जुगाली वाले पशु, वहाँ से, और जो है कोयले की खान से मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, गेहूं की फसल विकास के लिए गेहूं की फसल के विकास लिए, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम क्या है? ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, बी जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, सी जो आपका है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, डी जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी जो है गेहूं की फसल के विकास के लिए है। ठीक है, तापमान का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9,
फिर पूछ रहा है जो है गेहूं में CRI क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था, CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था होती है। ऑप्शन ए 10 से 15, बी 20 से 25 और सी जो है 35 से 40, डी जो है 15 से 20 दिन। ये दिन में है। गेहूं में CRI की अवस्था होती है 20 से 25 दिन। कितना? 20 से 25 दिन। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, गेहूं में CRI व्यवस्था क्राउन रूट इनिशिएशन जो है 20 से 25 दिन। और पूछ लेता है कि सिंचाई की जो है क्रांतिक अवस्था कितने दिन की होती है, तो भी वही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नॉरिंटन एक बौना जीन है। किसका है? नॉरिंटन एक बौना जीन है किसका? ऑप्शन ए धान का, बी कपास का, सी गेहूं का, डी ज्वार का। ठीक है, तो नॉरिंटन एक बौना जीन किसका है? वो गेहूं का है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नॉरिंटन जो है गेहूं का बौना जीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अमेरिका से गेहूं की किस प्रजाति का बीज प्राप्त हुआ था? किस प्रजाति गेहूं की किस प्रजाति का बीज प्राप्त हुआ था? ठीक है, मध्यम बढ़ने वाली, लंबी जाति का, और जो है बौनी जाति का, और जो है डी रोग मुक्त जाति का। ठीक है, अमेरिका से गेहूं की किस प्रजाति का बीज प्राप्त हुआ था? तो वो बाउनी प्रजाति का प्राप्त हुआ, जिसने गेहूं के उत्पादन में क्रांति ला दिया, गेहूं की खेती में क्रांति ला दिया। इन्हीं बीजों से ही जो है हरित क्रांति का जन्म हुआ। भारत में हरित क्रांति बाउनी प्रजाति के गेहूं के ही कारण सफल रहा। ठीक है, फिर पूछ रहा है जो है धान की फसल में लेह किया जाता है, वही
पडलिंग, धान की फसल में लेह माने पडलिंग, लेह पडलिंग पलेवा एक ही है, लेह किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? वो जलहानि कम करने के लिए बी जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए, सी उपर्युक्त दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ मैं आपको समझा दूं, धान की फसल में लेह किया जाता है, पडलिंग किया जाता है, पलेवा किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो जल हानि कम करने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए। यहाँ पर तो होगा दोनों के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए होते, जल हानि कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, जो है कीट नियंत्रण के लिए, रोग नियंत्रण के लिए, तो आप इसको लगाते। जल हानि, इसका मेन उद्देश्य जो होता है जल हानि कम करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ दोनों दिया है तो दोनों आप लगाएंगे, लेकिन इसमें ये दोनों छोड़ के, जैसे उपयुक्त दोनों या निम्नलिखित में से चारों, तीनों, उपयुक्त तीनों, अगर चारों ऑप्शन दिया जैसे रोग मुक्त के लिए, खरपतवार और कीट नियंत्रण के लिए, तो आप इसको जल हानि कम करें। इसका मेन उद्देश्य जो होता है प्रकोलेशन रोकने के लिए। तो आप जो है, लेकिन यहाँ इस स्थिति में होगा उपयुक्त दोनों। अगर चारों रहेगा ऑप्शन तो या मेन उद्देश्य इसका ये जल हानि कम करने के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मक्के के पौधे में, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है, मक्के के पौधे में, बस यही ऑप्शन में है, मतलब क्वेश्चन में है। ऑप्शन ए टेसल पहले निकलता है। ऑप्शन बी सिल्क पहले निकलता है। ऑप्शन सी दोनों साथ निकलता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। में से कोई नहीं। ठीक है, तो मक्के में क्या है, मक्के का पौधा ये है, सॉरी वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको। जैसे मक्के का पौधा ये है, ये पौधा है, तो यहीं पर जो है सिल्क लगता है और यहीं पर ये टेसल आपका होता है। ठीक है, यहीं से जब ये इसका परागकण गिरता है तो इस पे आके तो यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो पहले टेसल ही निकलता है, तो आपका ऑप्शन होगा ए सही। मक्के की फसल में, मक्के के पौधे में पहले टेसल निकलता है। ठीक है, मक्के के पौधे में पहले टेसल निकलता है, मक्के के पौधे में पहले टेसल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है धान
के बीज, धान के बीज के लिए, धान की बीज के अंकुरण के लिए उचित तापमान होता है। ऑप्शन ए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, बी जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, सी जो है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, और डी जो है, डी आपका 37 से 39 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 से 39 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही होगा। धान के अंकुरण के लिए जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? रत्ना जो है, रत्ना एक प्रजाति है। किसकी है? ऑप्शन ए गेहूं, धान, जौ, मटर। ठीक है। तो रत्ना एक प्रजाति है धान की, आप लोग इसको नोट करिए। रत्ना प्रजाति है धान की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ऑप्शन ए सूखा रोग, बी रतौंधी, सी पेलाग्रा, डी जो होगा वो स्कर्वी रोग। ठीक है। अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो होती है पेलाग्रा। ठीक है। क्या हो जाता है? पेलाग्रा हो जाता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, मक्का की फसल में अधिक पैदावार
मक्का की फसल में अधिक पैदावार किस मौसम में होती है। ठीक है, मक्का की फसल में अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? खरीफ, बी रबी, सी जायद, सी जो आपका है जायद, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो वो जो फसल में अधिक, मक्का की फसल में अधिक पैदावार होती है वो रबी के मौसम में। कभी कभी ये भी दे देगा कि मक्का की अधिक पैदावार लेने के मौसम कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, दे देगा, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। रबी में ही मक्का की फसल में अधिक पैदावार होती है। ठीक है, 18, क्वेश्चन नंबर 18, बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? बाजरा की फसल के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, इसका जो है नाम है पेनिसेटम टाइफाइडस, क्या होगा, टाइफाइडस। ऑप्शन सी क्रॉस पॉलिनेशन। ऑप्शन बी जो है ग्रेमनी, क्या है इसका फैमिली, ये क्या है साइंटिफिक नेम, पेनिसेटम टाइफाइडस इसका साइंटिफिक नेम है। क्रोमोसोम नंबर संख्या 20, क्रोमोसोम संख्या 20, उत्पत्ति मूल अफ्रीका, क्या है इसका उत्पत्ति स्थान, क्या है अफ्रीका। तो इसका जो गलत होगा ग्रेमनी फैमिली का है, अफ्रीका में उसकी उत्पत्ति है। पेनिसेटम टाइफाइडस का साइंटिफिक नेम है। और क्रोमोसोम संख्या जो है इसमें 20 ना होकर कितना होगा, 14 होगा। क्रोमोसोम संख्या 14 होगा, यही इससे संबंध नहीं है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? ऑप्शन ए जो है प्रगति, ऑप्शन बी ऋतंभरा, क्या है ऋतंभरा, सी गीतांजलि एक जहाँ और है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है
इसमें है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे पहले भारत में साहित्य का पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला है, जो उनकी थी गीतांजलि के लिए। ठीक है, करण करण तीन ही जो है छिलका रहित वैरायटी है जौ की। तो देखिए इसका आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। छिलका रहित वैरायटी पूछ लेता है, माल्टा के लिए पूछ लेता है। ये आप इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि जौ में जो कुछ वैरायटियां हैं जो छिलका रहित हैं और कुछ जो है माल्टा के लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। छिलका रहित। क्वेश्चन नंबर 20, धान की कौन सी प्रजाति इनमें से उच्च भूमि के लिए प्रयुक्त नहीं है, मतलब उच्च भूमि पे खेती नहीं की जा सकती है। तो वो आपका होगा ऑप्शन ए नरेंद्र 1, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी सरजू 52, ऑप्शन डी आपका होगा नरेंद्र डी नरेंद्र धान 118। तो ये होगा आपका सरजू 52। सरजू 52 जो है उच्च भूमि के लिए प्रयुक्त नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी धान की प्रजाति कीड़ों एवं बीमारियों के प्रति सहिष्णु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए पंतधान 10, पंतधान 10 बी गोविंद बी गोविंद, सी नरेंद्र धान 2 नरेंद्र धान 2, डी साकेत 4। ठीक है, तो कौन सी धान की प्रजाति कीड़ों बीमारियों के प्रति सहिष्णु नहीं है, तो वो है डी साकेत। आप इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी सही होगा आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? धान की नर्सरी उगाने
के लिए कितना क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/15, ऑप्शन सी 1/10, ऑप्शन डी 1/25। तो कितना होगा? 1/10। ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा 1/10 सही होगा। ठीक है, 1/10 एरिया में जितना भी आपको धान की रोपाई करना है उसका 1/10 एरिया में नर्सरी उगाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? धान की SRI विधि में नर्सरी से पौधों को मुख्य खेत में कितने दिन में रोपाई की जाती है? ऑप्शन ए 12 से 15 दिन, ऑप्शन बी 20 से 25 दिन, ऑप्शन सी 8 से 10 दिन, ऑप्शन डी जो है 25 से 30 दिन। 25 से 30 दिन। तो ऑप्शन आपका सही होगा सी। SRI विधि में जो है नर्सरी पौध की जो मुख होती है 8 से 10 दिन के अंदर इसकी रोपाई की जाती है। ठीक है, प्रश्न 24, प्रश्न 24 क्या कह रहा है? गेहूं, देखिए 2 ही क्वेश्चन इसमें बन गया है। गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम, गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम, गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान, इष्टतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए? क्या कह रहा है? गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान के कितने डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए? ऑप्शन ए 3.5 डिग्री सेल्सियस से 5.5
5 डिग्री सेल्सियस तथा 20 डिग्री सेल्सियस से 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। बी कह रहा है कि 5.6 डिग्री सेल्सियस से जो है 7.5 डिग्री सेल्सियस तथा जो है 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सी क्या कह रहा है, 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तथा ये तथा। अब डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तथा जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। तो इष्टतम, ये आपका ऑप्शन जो सही होगा ये सही होगा। न्यूनतम, इससे जब नीचे टेम्परेचर आ जाएगा तो इससे नीचे टेम्परेचर आएगा तो अंकुरण नहीं कर पाएगा, और इससे अधिक टेम्परेचर जाएगा तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। आपका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ये सही होगा। कौन सा सही होगा, ये सही होगा, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 25, गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध करने पर गेहूं की फसल में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई होना चाहिए। ठीक है, कह रहा गेहूं की फसल में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई होना चाहिए। ऑप्शन ए, कल्ले फूटने, एवं फूल आने पर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मुख्य जड़ बनने एवं दुधिया अवस्था पर। ऑप्शन सी कह रहा है मुख्य जड़ बनने तथा फूल आने पर। और डी कह रहा है कि गांठ बनने एवं दाना सख्त होने तक, होने तक। ठीक है,
गेहूं की फसल में 2 सिंचाई, वैसे गेहूं की सिंचाई 6 सिंचाई की जाती है, लेकिन अगर 2 हो तो कौन सी? तो ये आप जान लीजिए कि पहली तो होनी ही होनी है हर हालत में, CRI स्टेज पर तो होनी ही होनी है। उसको अगर आपने लेट कर दिया या उसको छोड़ दिया तो आपका गेहूं अच्छा हो ही नहीं सकती, गेहूं की फसल हो ही नहीं सकती आपकी अच्छी। तो कह रहा कल्ले फूटने पर एवं फूल आने पर, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर देखिए CRI तो कह रहा, लेकिन दुधिया अवस्था पर, ये भी गलत आपका होगा। मुख्य जड़ बनने तथा फूल आने पर, यही आपका जो है सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन सी आपका सही होगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो आप पहले ये देखिए कि CRI किसमें किसमें नहीं है। अगर CRI जिसमें नहीं है वो आपका गलत होगा, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5, चाहे 6, कितनी भी सिंचाई हो, पहली में तो CRI है ही। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 सिंचाई उपलब्ध होने पे, 3 सिंचाई उपलब्ध होने पे, 4, 5, तो आप सबसे पहले देखिए CRI मुख्य जड़ बनने वाला किसमें नहीं है, वो गलत होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मक्का की रबी की खेती के लिए मक्का की रबी की खेती के लिए, कह रहा है मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति है, उत्तम प्रजाति है, उत्तम प्रजाति है। ऑप्शन ए शरद मणि, आजाद उत्तम, बी आजाद उत्तम। ठीक है, सी आपका होगा नवीन, कौन सा? नवीन। डी आपका है गंगा 5। ठीक है, गंगा 5। तो नाम मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है, तो नाम से ही पता चल जा रहा है, शरद मणि। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ये सही होगा, क्या? शरद मणि। ठीक है, शरद मणि आपका ऑप्शन सही होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, माल्ट अभी मैंने कहा था ना, तो वो आ गई उसके जौ की। कौन सी जौ की प्रजाति माल्ट, क्या है? माल्ट हेतु नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? देखिए, प्रगति, गीतांजलि, क्या है? गीतांजलि, सी रितंभरा, कौन सा हो गया? रितंभरा, DL 88, DL 88। सी नहीं होगा, ये होगा बी, ये होगा डी। तो आपका जो कौन है वो गीतांजलि माल्ट के लिए है, बाकी तीनों प्रजातियां जो है माल्ट के लिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, गेहूं है एक, ऐसे ही क्वेश्चन ही है, गेहूं है एक, यही
ऐसा क्वेश्चन ही है, मैं ऐसे ही आपको लिखा दे रहा हूं। ऑप्शन ए नगदी फसल, तो नगदी फसल। ऑप्शन बी जो है खाद्यान्न फसल। ऑप्शन सी आच्छादित फसल, आच्छादित फसल क्या है? आच्छादित फसल। फिर कह रहा है जो है कैच क्रॉप, ठीक है। तो गेहूं क्या है? गेहूं खाद्यान्न है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। कैच क्रॉप मूंग, आच्छादित क्रॉप जो है इसको कवर क्रॉप कहते हैं, लोबिया, और नकदी में जो है गन्ना, चाय, तंबाकू, कपास, ये सब आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? गेहूं की बुआई के लिए बीज दर, देखिए फिर पूछ लिया। गेहूं की बुआई के बीज दर है ए 100 kg, 50 kg, 80 kg, डी 150 kg, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही होगा, ठीक है। तो गेहूं की बुआई के लिए बीज दर जो है 100 kg है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहीं पर आज की परिचर्चा समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।